अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आवाज़ वगैरह में कोई इशू हो तो मुझे स्लैक पे बता दीजिएगा, अदरवाइज़ आई अज्यूम कि आप सबको आवाज़ आ रही है आज की। तो कल के सेशन में जो हमने देखा था, कल के सेशन में हमने एक डेटाबेस बनाया था। उस डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स बनाई थी, उस टेबल्स के बाद उसमें कुछ डाटा एंटर किया था, कुछ एक्सरसाइजेज दी थी आपको करने के लिए। तो आई होप कि एक्सरसाइज आपने कर ली होंगी। अगर उसमें कोई इशू हुआ तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा स्लैक पे। अदरवाइज़ हम आज के सेशन के साथ आगे चलते हैं। आज हम एसक्यूएल क्यूरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगली 6 क्लासेस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस, क्योंकि इसमें आप डेटाबेस से डेटा निकालना सीखेंगे। सो अगले 6 सेशन के अंदर आगे आने वाले सेशन के अंदर हम एडवांस से एडवांस चीज़ें सीखते जाएंगे, राइट। सो आज हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो हमने पिछली बार डेटाबेस बनाया था वो सिर्फ डेटाबेस क्रिएशन की प्रैक्टिस के लिए था। आज हम एक नया डेटाबेस बनाएंगे नहीं बल्कि इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उस पर क्यूरिंग स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अब जिस डेटाबेस के अंदर हम क्यूरी स्टार्ट करने वाले हैं, जिस डेटाबेस के अंदर हम आगे काम करने वाले हैं, वो कहलाएगा क्लासिक कार्स डेटाबेस, राइट। और तो पहले थोड़ा सा इसका स्कीमा समझ लेते हैं कि इसका स्कीमा क्या है। सो क्लासिक कार डेटाबेस के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टेबल हैं, ठीक है। 8 टेबल्स हैं हमारे पास क्लासिक कार डेटाबेस के अंदर। इसमें प्रोडक्ट लाइंस होंगी। अच्छा, इस स्कीमा को पढ़ने का तरीका ये है कि हर टेबल दूसरी टेबल से लिंक्ड है, ठीक है। और एक टेबल मल्टीपल टेबल से भी लिंक्ड है। हर वो फील्ड जो कलर मैच हो रही हैं वो आपस में लिंक्ड है। हर वो कॉलम जो कलर मैच हो रहे हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट लाइन की टेबल देखें तो प्रोडक्ट लाइन में हमारे पास प्रोडक्ट लाइन है, वार चार, उसके बाद टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये लिंक अप है प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट के अंदर भी आपको प्रोडक्ट लाइन मिलेगा। प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रोडक्ट कोड मिलेगा जो कि लिंक्ड अप है ऑर्डर डिटेल्स से, राइट। ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर नंबर है। जब आप ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको ऑर्डर नंबर दिखेगा। तो ऑर्डर यहाँ पे लैंड होगा ऑर्डर टेबल के अंदर, लेकिन उस ऑर्डर की जो डिटेल्स हैं वो ऑर्डर डिटेल में आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह कोई ना कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा, तो जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा होगा वो कस्टमर टेबल ऑर्डर टेबल से लिंक होगी कस्टमर नंबर के साथ, ठीक है। इसी तरह वो कस्टमर पेमेंट्स भी कर रहा होगा तो वो पेमेंट सेपरेट रिकॉर्डेड है कस्टमर नंबर के साथ, पेमेंट्स टेबल में सेपरेट रिकॉर्ड होगा। इसी तरीके से एक एम्प्लॉयज़ की टेबल है। एक तो एम्प्लॉयज़ की टेबल आपस में खुद लिंक्स है, एम्प्लॉय नंबर और रिपोर्ट्स टू, कौन सा एम्प्लॉय नंबर किसको रिपोर्ट कर रहा है ये इसी टेबल में क्रॉस लिंक्ड है। कौन सा एम्प्लॉय कौन से ऑफिस में काम कर रहा है ये ऑफिस टेबल से लिंक्ड है। और कौन से कस्टमर को कौन सा सेल्स रेप सर्विस कर रहा है, ठीक है, ये भी एम्प्लॉय टेबल से लिंक है। तो जैसे जैसे हम आगे क्यूरी करते जाएंगे तो हम बार बार इस स्कीमा को रिविज़िट करेंगे और हर क्यूरी करने से पहले इस स्कीमा को देखेंगे, राइट। ये रिलेशनशिप की डायरेक्शन बताती है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स एडवांस लेवल का टॉपिक है। फॉर यू टू अंडरस्टैंड आप बस ये जहन में रखेंगे दिस इज़ द स्कीमा, और एरोस का फ़िलहाल आपके लिए कोई मकसद नहीं है। ये वन टू मैनी और मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप्स बताती है। सो सबसे पहले हम डेटाबेस लोड करेंगे आज अपना, राइट। सो मैंने स्लैक के ऊपर आपके वो डेटाबेस की फ़ाइल शेयर कर दी है, वो अपने पास डाउनलोड कर लें। सो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम लेफ़्ट हैंड साइड पे डाटा इंपोर्ट रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंपोर्ट सेल्फ कंटेंट फ़ाइल पे चेक मार्क लगा के वहाँ से फ़ाइल की लोकेशन सर्च कर लेंगे, और उसके बाद हम इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इंपोर्ट कर लेंगे हमें अपना डेटाबेस यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। सो हम पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं इसको इंपोर्ट करना, ठीक है। ये मेरा एसक्यूएल वर्क बेंच मैंने इस टाइम पे यहाँ पे खोल लिया। हमने लास्ट जो डेटाबेस देखा था उस पर काम कर रहे थे, ठीक है। सो नया डेटा बेस बनाने के लिए, नया डेटाबेस इंपोर्ट करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन टैब में जाना होगा। मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन टैब ऊपर दिख रहा है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन टैब नीचे दिख रहा होगा, राइट। जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन टैब में आएंगे यहाँ पे आपको मैनेजमेंट के अंदर लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा डाटा इंपोर्ट रीस्टोर का, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो के अंदर आप जाएंगे इंपोर्ट सेल्फ कंटेंट फ़ाइल के ऊपर, राइट। और फिर इस बटन को दबाएंगे और अपनी फ़ाइल जहाँ आपने डाउनलोड की होगी वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास इस टाइम पे डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में आ रही है, मैंने डाउनलोड के फ़ोल्डर से इसको ओपन कर लिया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट टारगेट स्कीमा कुछ भी नहीं, सब कुछ ब्लैंक रहने दें, और उसके बाद सिंपल ये स्टार्ट इंपोर्ट का बटन दबा दें,
ठीक है। जैसे ही ये इंपोर्ट कर लेगा, आप ये बार कंप्लीट हो गई। इसके बाद आप स्कीमास के अंदर दोबारा जाके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका डेटाबेस क्लासिक मॉडल का दिखना शुरू हो जाएगा। ये मेरा क्लासिक मॉडल का डेटाबेस आ गया और जितनी भी टेबल्स थी इसके अंदर आ गई, राइट। सो सबसे पहले ये डेटाबेस इंपोर्ट कर लें और क्लासिक मॉडल्स पे डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर लें, वरना आपकी क्यूरीज एडवेंचर वर्क्स में ही चलती रहेंगी। तो हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा डेटाबेस एक्टिव है? वो बोल्ड से शो होता है, ठीक है। मैंने एडवेंचर वर्क्स पे डबल क्लिक किया, मेरा एडवेंचर वर्क्स बोल्ड हो गया, मतलब मेरा एक्टिव डेटाबेस एडवेंचर वर्क्स है। लेकिन आज के बाद से मुझे क्लासिक मॉडल्स पे काम करना है, तो मैं क्लासिक मॉडल पे डबल क्लिक करूँगा और मेरा क्लासिक मॉडल सेलेक्ट हो गया, राइट। सो मैं इंस्ट्रक्शंस दोबारा दिखा रहा हूँ एक दफ़ा। आपने जाना है, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करना है। एडमिनिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करेंगे, मैनेजमेंट के अंदर 5वां ऑप्शन आ रहा होगा डाटा इंपोर्ट का, राइट। इस पे क्लिक करने के बाद अगला स्टेप आपका ये होगा कि आप इस बटन पे क्लिक करें, इंपोर्ट सेल्फ कंटेन्ड फाइल पे चेक मार्क करके इंपोर्ट बटन पे क्लिक करें, राइट। और उसके बाद अपनी फ़ाइल की लोकेशन देखें, आपकी फ़ाइल की लोकेशन कहाँ है। फ़ाइल की लोकेशन से फ़ाइल सेलेक्ट करके ओके कर दें और आपका डेटाबेस इंपोर्ट हो जाएगा। सो काइंडली अपना अपना डेटाबेस इंपोर्ट करके मुझे स्लैक पे नोटिफिकेशन दे दें ताकि हम आगे की क्यूरी स्टार्ट करें। आप स्कीमा में जाएं, स्कीमा में जाके देखें, स्कीमा के अंदर आपको एक डेटाबेस क्लासिक मॉडल्स के नाम से लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन टैब के बराबर में स्कीमा टैब है, आप उसके ऊपर जाके देखना है और क्लासिक मॉडल को डबल क्लिक कर दें। अच्छा, आप रिफ़्रेश करें एक दफ़ा, ये टॉप पे रिफ़्रेश करके देखें, आपके पास क्लासिक मॉडल आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप अपने, मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ, आप अपना स्क्रीन मुझसे शेयर करें, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे एरर आ रहा होगा। आप नीचे जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ रहा है आपके पास। आप इंपोर्ट का बटन नहीं दबा रहे, आप माई एसक्यूएल वर्कबेंच को मैक्सिमाइज़ करें, नीचे आपके पास एक इंपोर्ट का बटन आ रहा होगा। नी, और नीचे स्क्रॉल डाउन करें। नहीं, इसके नीचे आपके, मैं दोबारा आपको वो दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखें, आपके पास ये आउटपुट दिख रहा है, इस आउटपुट को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। मुझे आपकी स्क्रीन से ही नज़र आ रही है। मैंने अभी अपनी स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। असल में मेरे पास मैक है तो थोड़ा सा इंटरफेस का फ़र्क आ रहा होगा, लेकिन बटन आपके पास नीचे ही होगा।
देखिए इस स्क्रीन पे भी जो मैंने नोट्स शेयर किए हुए ना, ये आउटपुट विंडो के साथ हिंडर कर रहा है, राइट। आप इसमें देखें, नहीं तो ये जो ऊपर इंपोर्ट प्रोग्रेस का टैब है ना, इस पर क्लिक करके देखें, आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट का बटन तो नहीं आ रहा। मैं अपना विंडोज़ भी खोल लेता हूँ, विंडोज़ पे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कौन सी मैनेजमेंट? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के टैब में स्कीमा के बराबर में एडमिनिस्ट्रेशन का टैब होगा, इसके अंदर 5 ऑप्शन है डेटा इंपोर्ट रिस्टोर का। उसा उसामा, आपका इशू क्लियर हुआ? नहीं तो अगर किसी के पास विंडोज़ है तो वो माइक अनम्यूट करके बता दे, आपका क्लियर हो गया। चले, ये भी एक सबके लिए इन्फॉर्मेशन है, तो जिनके पास विंडोज़ है उनका इंपोर्ट बटन इंपोर्ट प्रोग्रेस में आ रहा होगा। राइट, सब एक एक दफ़ा स्कीमा देख लें क्लिक करके कि आप लोग के पास यहाँ पे स्कीमा शो हो रहा है क्लासिक मॉडल्स का। ये स्कीमा आपके पास लाजमी दिखना चाहिए। और उसके बाद एक नई क्यूरी फाइल खोल लें, सारे टैब्स बंद कर दें ऊपर के और एक नई क्यूरी फाइल खोल लें। ये स्लैक पे मैंने लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। मैं लिंक, जी मैंने रात को लिंक शेयर कर दिया था आपको, आप चेक कर लीजिएगा अपनी ईमेल। फ़िलहाल मैंने यहीं पे चैट में लिंक दोबारा शेयर कर दिया। जी, अभी फ़िलहाल आप चैट विंडो में देख लें, चैट पे मैंने यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया, आप यहीं से डाउनलोड कर लें। कहीं पे भी ले जाएं इसको, आप डाउनलोडेड लोकेशन पे रख दें, बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा जी। बाकी सबका हो गया तो मुझे यस नोट कर दें, इतनी देर में तारीख का होता है तो फिर उसके बाद देख लेते हैं। हसीब डन, गुड। अच्छा, तारिक साहब हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, अगर आपका जैसी हो जाए तो आप दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा, बट अभी हम सिर्फ वर्बल डिस्कशन ही कर रहे हैं। सो सबसे बेसिक एग्जांपल जो मैं किसी को भी जब एसक्यूएल सिखा रहा होता हूँ, जब एसक्यूएल की सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि यार एसक्यूएल बात किस तरीके से करनी है, कोड किस तरीके से लिखना है, तो इसकी सबसे आसान समझाने का तरीका ये है कि आप ये समझें कि एसक्यूएल एक 5 साल का बच्चा है जिससे आप बात कर रहे हैं, राइट। सो अगर मैं एक 5 साल के बच्चे को कहूँ कि यार जाओ जाओ मुझे ठंडा पानी पिला दो, राइट, तो वो पता नहीं वो क्या करेगा, वो एक गिलास नल से भर के लिए आएगा या कुछ भी कर लेगा, राइट। आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जाओ फ्रिज खोलो, फ्रिज में से पानी की बोतल निकालो, उससे ग्लास भरो, ग्लास ला के मुझे दे दो, राइट। सो इन सिमिलर फैशन आप किसका माइक ओपन है, लेट मी म्यूट द माइक। सो एसक्यूएल के साथ भी सिंपल तरीका यही है कि आपने उसको ईच एंड एवरी स्टेप एक्सप्लेन करना होता है जो आपको चाहिए, राइट। सो अगर आप सोचें कि अगर आप किसी बुक से इंफॉर्मेशन निकाल लें, तो सबसे पहले आप उसको बताएंगे सिलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर आप उसको बताएंगे कहाँ से निकालो, फ्रॉम किधर से, ठीक है। फिर आप उसको कोई कंडीशन अगर बताना चाहें तो कंडीशन बताएंगे कि वेयर ये कंडीशन होनी चाहिए। तो एसक्यूएल सिंटेक्स के मैं अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ, 5 स्टेटमेंट, इन 5 स्टेटमेंट से आप तकरीबन 60% अपना काम कर सकते हैं, राइट। इसमें सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ये 5 स्टेटमेंट्स
इनफ है आपको कोई भी सिंपल लेवल की क्वेरी करने के लिए। तो सबसे बेसिक सिंपल जो है वो सिलेक्ट का है, राइट। हम सिलेक्ट से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो एक बात मैंने कल भी बताई थी वो आज दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एसक्यूएल के अंदर जब आप स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं तो आपका स्मॉल केस या अपर केस कोई फ़र्क नहीं है। आप स्मॉल केस में भी लिख सकते हैं, आप अपर केस में भी लिख सकते हैं। मैं अपर केस की टर्मिनोलॉजी फॉलो करता हूँ, राइट। सो आपको किसी भी कॉलम से इंफॉर्मेशन निकालनी है जब, तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट कॉलम का नाम। अगर एक कॉलम है, एक से ज़्यादा कॉलम है तो 2 3 4 जितने भी कॉलम हैं उनके नाम। हर आपको बताया था हर सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद एक कॉमा लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम में आपने उसको टेबल का नाम बताना है और उसके बाद आपने सेमी कॉलन लगा देना है, राइट। ये तो आप एक एक करके अगर कॉलम्स निकालना चाहेंगे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कंप्लीट कॉलम चाहिए और कंप्लीट टेबल चाहिए, तो आप लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, राइट। इसको अगर हम पढ़ें तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पे स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो अब इसको प्रैक्टिस में देखते हैं। अभी हमारे पास सवाल आया है, लेट्स गेट ऑल दी प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो निकालते हैं। तो अगर ये मुझे सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल निकालनी होगी तो मैं देखूंगा मेरे पास प्रोडक्ट टेबल है। अच्छा, अब आज जो है मैं बार बार स्कीमा को रेफ़र कर रहा हूँ। स्कीमा मैं स्लैक के अंदर शेयर भी कर रहा हूँ ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आपको स्कीमा देखने की ज़रूरत पड़े तो आप स्कीमा देख सकें। तो मैंने स्कीमा डायग्राम शेयर कर दिया आपके साथ, जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको रेफ़र बैक कर सकते हैं, राइट। सो अगर मैं स्कीमा देखूँ अपना, तो मेरे पास प्रोडक्ट्स कहाँ आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स सारे के सारे प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर आ रहे हैं, राइट। सो अब मुझे प्रोडक्ट टेबल में से सारी प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट, ठीक है, ऑल के लिए स्टार, फ्रॉम कहाँ से, प्रोडक्ट टेबल से, और उसके बाद मैं इसको सेमी कॉलन लगा के बंद कर दूँगा, राइट। उसके बाद मैंने रन करने के लिए कंट्रोल एंटर दबाया है। आप कंट्रोल एंटर यूज़ कर लें, आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाएगी। नहीं तो ये ऊपर बोल्ट साइन सिंबल दिया होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसको दबाएंगे तो आपकी क्यूरी रन हो जाएगी। जैसे ही मेरी क्यूरी रन हुई मुझे दो चीज़ें मिली, ठीक है। एक मुझे मिला रिज़ल्ट ग्रिड, ये रिज़ल्ट ग्रिड है, ठीक है। नीचे मुझे मिला टर्मिनल आउटपुट। टर्मिनल आउटपुट पे इसने मुझे बताया कि मेरी क्यूरी सही तरीके से रन हो गई। 110 रॉज निकली हैं 0.0024 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। ये सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हम बिल्कुल एंड की क्लासेस में डिस्कस करेंगे क्या है किस तरीके से। उसके बाद ये सारी टेबल आ गई, राइट। जितनी भी प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितना भी डाटा था वो सारा का सारा यहाँ पे निकल के आ गया। मुझे कॉलम देखने हैं, मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर सकता हूँ, मैं ड्रैग करके इसको बड़ा कर लूँ, राइट। तो ये मेरे पास तमाम की तमाम चीज़ें आ गई। अब थोड़ा सा इस टेबल को एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसके अंदर प्रोडक्ट का कोड है, प्रोडक्ट के नेम्स हैं, प्रोडक्ट लाइंस हैं। अच्छा, ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, जो गाड़ी की मॉडल्स होते हैं छोटे छोटे डाई कास्ट मॉडल, ये वो सेल करती है, राइट। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट लाइन है कि किस लाइन का है, क्लासिक कार्स का है, ट्रेन्स का मॉडल है, मोटरसाइकिल का मॉडल है, उसका स्केल क्या है एक्चुअल, इसका वेंडर कौन है, इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, कितनी क्वांटिटी स्टॉक में है, हमने कितने का ख़रीदा, कंपनी ने कितने का ख़रीदा, और सेल प्राइस क्या है। एम एस आर पी मीन्स मार्केट सेलिंग रिटेल प्राइस, मार्केट सेलिंग रिटेल प्राइस, तो एम एस आर पी है कितने का। सो 31.92 का हम ख़रीद रहे हैं और 79.80 का हम बेच रहे हैं। सो ये सारी डाटा जो है वो इस टेबल के अंदर मौजूद है। सो अब आप रन करें, अपने पास सारी प्रोडक्ट्स का डाटा निकालें और मुझसे स्क्रीनशॉट ज़रा शेयर करें। हम आहिस्ता आहिस्ता इसको कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, राइट। सबसे पहले आप एक कंप्लीट टेबल में से सारा डाटा सेलेक्ट करें, मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्कस कर लें। नहीं, आज मैं नोट्स शेयर नहीं करूँगा, मैं नोट्स शेयर करूँगा क्लास के बाद, राइट। अभी मैं यहीं पे लिखा हुआ है मैंने, आप यहाँ से देख के टाइप करें अपने पास। नोट शेयर करने का नुकसान ये होता है कि कुछ नहीं कहूँगा, मैं सब नहीं कहूँगा, कुछ लोग जो हैं वो कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं, नंबर वन, उससे आपको फिंगर मेमोरी बिल्ट नहीं होगी, आपको याद नहीं होगा, एक ये प्रॉब्लम है। नंबर टू ये प्रॉब्लम है कि आगे की चीज़ें पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर कन्फ्यूजन होती है, राइट। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स
कल के मैंने इसलिए शेयर कर दी थी क्योंकि एक ही दिन था, कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, सबको समझना ज़रूरी था। आज हम लाइन बाय लाइन कोड डिस्कस कर रहे होंगे। मैं वेट करूँगा जब तक आप लोग कंप्लीट नहीं कर लेते, और आप रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप खुद टाइप करें। नहीं, आपने एडवेंचर में नहीं, आपने बगैर कुछ लिखे इंपोर्ट करना था। ये अपना डेटाबेस का नाम खुद सेलेक्ट कर लेगी। आप एडवेंचर वर्क्स पर राइट क्लिक करें, आप दोबारा कर लें, बिल्कुल ब्लैंक से चलें, ये हो जाएगा। इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेंट फाइल। ब्लैंक, सब ब्लैंक रहेगा आपका। जी, ये पूरा डेटाबेस नज़र आएगा आपको। क्लासिक कार मॉडल्स। ये रिफ़्रेश करें। आपने इंपोर्ट का बटन दबाया था। बस अब इसमें आप क्यूरी लिख, इसको इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये डेटाबेस एक्टिव हो जाएगा, और इस पर क्यूरी लिखना स्टार्ट कर दें। जी, गुड हमजा, गुड उसामा। अच्छा, इंपोर्ट, आप मेरे पास ये एडमिनिस्ट्रेशन टैब ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन टैब नीचे दिख रहा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करेंगे, मैनेजमेंट के अंदर फिफ्थ ऑप्शन होगा डाटा इंपोर्ट एंड रिस्टोर का। इस पर क्लिक करेंगे, ये टैब खुल जाएगा आपके पास। आपने इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेंट पे क्लिक करना है, अपनी फ़ाइल लोकेट करनी है, ठीक है, जहाँ पे भी है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट इंपोर्ट का बटन आता है मैक में। आपको इंपोर्ट प्रोग्रेस में शायद दिखे इंपोर्ट का बटन, ये रहा स्टार्ट इंपोर्ट का बटन, राइट। आप उस पर क्लिक करेंगे, ये इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। सो हमने अभी जो है वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट डिटेल जो है वो प्रोडक्ट टेबल से सर्च कर ली। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट। आप नीचे देखें, आपके पास आउटपुट टेबल के अंदर कोई एरर आ रहा है। जी, आपने क्लासिक मॉडल को डबल क्लिक करें ताकि वो डेटाबेस एक्टिवेट हो जाए। अभी आप किसी और डेटाबेस में क्यूरी कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं, राइट। अभी हमने तमाम की तमाम डिटेल्स निकाली। अब हमारे पास सवाल ये है कि हमें कस्टमर नेम और फ़ोन नंबर चाहिए। अगेन स्कीमा को रेफ़र करते हैं कि यार कस्टमर नेम और फ़ोन नंबर कौन सी टेबल के अंदर है, राइट। सो कस्टमर नेम, ये रहा कस्टमर नेम, और कस्टमर फ़ोन नंबर ये रहा, ये कस्टमर्स टेबल में पड़ा हुआ है। सो ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम कस्टमर टेबल पे क्यूरी करेंगे, राइट। सेलेक्ट, मैं उसी थीम को फॉलो करूँगा जिस थीम से मैं कोड लिखता हूँ, राइट। सो कस्टमर नेम, कॉलम नेम क्या था, कस्टमर, और फिर नेम। ये कैमल केस के अंदर है, ये कैमल केस। अच्छा, ये चीज़ भी नोट कर लें, कैमल केस, अपर केस और लोअर केस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अगर मैं ये लिखता हूँ कस्टमर नेम, ये पूरा का पूरा लोअर केस है, ठीक है। कस्टमर नेम, ये पूरा का पूरा अपर केस है। एसक्यूएल के अंदर जो कॉलम नेम्स होते हैं, टेबल नेम्स होते हैं, उनके अंदर स्पेस का कैरेक्टर सेव नहीं होता, आप स्पेस नहीं दे सकते, राइट। तो इस स्पेस अब पढ़ने में बहुत मुश्किल लगता है इस तरीके से, अगर लंबे लंबे कॉलम के नाम हो। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो दो तरीके यूज़ करते हैं डिस्टिंग्विश करने के। एक तरीका ये होता है कि मैं स्पेस की जगह अंडरस्कोर लगा दूँ, कस्टमर नेम, राइट। दूसरा तरीका होता है कैमल केस का। कैमल केस क्या होता है, कस्टमर, और उसके बाद जैसे ही अगला लफ्ज़ स्टार्ट हो उसका पहला लेटर कैपिटल, कस्टमर नेम। तो इस डेटाबेस के अंदर कैमल केस की टर्मिनोलॉजी फॉलो हुई भी है, ठीक है। सो हमारे पास आ रहा है कस्टमर नेम, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉमा दिया, और दूसरी चीज़ मुझे चाहिए थी फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर के कॉलम का नाम क्या है, फ़ोन नंबर के कॉलम का नाम है ओनली फ़ोन, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ोन, राइट। अब हम इसको बताएंगे फ्रॉम कौन सी टेबल, कस्टमर्स, ठीक है।
सो अगर आपको टेबल और कॉलम देखने में मुश्किल हो रही है, बार बार स्कीमा नहीं रेफ़र करना, तो कुछ भी नहीं है, आप ये क्लासिक मॉडल पे जाएं और यहाँ पे ये टेबल ड्रॉप डाउन कर लें। ये आपके पास सारी टेबल्स आ जाएंगी। कस्टमर्स को ड्रॉप डाउन करेंगे और कॉलम्स को ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं वो देखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कस्टमर नेम और फ़ोन निकाला कस्टमर टेबल से और मैंने क्वेरी रन करी, तो ये मेरे पास तमाम के तमाम कस्टमर्स के नाम और उनके फ़ोन नंबर आ गए। पहले मैंने सारा डेटा एक टेबल से निकाल के देखा था, अब मैंने स्पेसिफिक कॉलम्स टेबल से निकाल के देखे। सो ट्राई करें ये क्वेरी, राइट, और स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। एसक्यूएल में अगर आपको किसी चीज़ को कमेंट करना है तो आप डबल डैश के साथ स्टार्ट लेते हैं। डबल डैश के साथ आप कुछ भी लिख दें, ये कमेंट हो जाता है। 2 दफ़ा डैश, बैक स्पेस के बराबर में इज़ इक्वल टू की होगी, उसके बराबर में डैश की होगी, उसको 2 दफ़ा दबाएं तो आपका कमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये सब कमेंट में, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आपका सवाल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अपने आप को म्यूट कर लिया करें प्लीज़। ठीक है, इसके बाद आपके पास 3 टास्क हैं। ठीक है, पहले हम 2 टास्क क्लास में करेंगे, 2 टास्क आप बाद में कर लीजिएगा। सो पहली टास्क आपकी ये है कि गेट द लिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर नंबर्स, सारे के सारे ऑर्डर नंबर चाहिए खाली। ठीक है, ऑर्डर नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे, फिर हम स्कीमा देख लेते हैं। ऑर्डर नंबर्स आ रहे हैं ऑर्डर टेबल में। सो ऑर्डर टेबल्स में से अगर मैं सिर्फ ऑर्डर नंबर का कॉलम सेलेक्ट कर लूँ तो मेरे पास सारे के सारे ऑर्डर नंबर्स आ जाएंगे। सो ये पहली टास्क ट्राई करें ख़ुद से पहले, फिर मैं थोड़ी देर में आपको करके दिखाता हूँ। जिनकी पहली टास्क हो गई वो बाकी टास्क भी ट्राई कर सकते हैं। अगली टास्क है गेट ऑल दी चेक नंबर्स एंड पेमेंट डेट। ये देखें कौन सी टेबल से आएगा। उसके बाद है गेट द स्टेट एंड कंट्री ऑफ ऑल दी ऑफिस लोकेशंस। उसके बाद 4th टास्क है कितने जॉब टाइटल्स हैं वो चाहिए, सारे चाहिए। ठीक है, सो हम पहले ही देख लेते हैं लिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर नंबर्स। तो सारे ऑर्डर नंबर कैसे निकलेंगे, सेलेक्ट ऑर्डर नंबर्स फ्रॉम ऑर्डर्स। अच्छा, मैं कोई गलती ना कर रहा हूँ इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऑर्डर टेबल में एक दफ़ा देख लेता हूँ कि मेरे कॉलम का नाम क्या ऑर्डर नंबर का। सो इट इज़ ऑर्डर नंबर, एस नहीं आएगा, राइट। सो मैं रन करूँगा, ये मेरे पास सारे ऑर्डर नंबर आ गए। जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं आज तक इस कंपनी में वो सारे के सारे
ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ गए, राइट। सो ये कोड मैं पेस्ट कर रहा हूँ, अगर किसी का नहीं हुआ तो स्लैक पे देख ले। अच्छा, बाय द वे क्लास, आज के बाद से जो भी कोड मैं एक्सरसाइज का कोड होगा जो मैं आपको होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, या जो लिख रहा हूँ मैं कोड यहाँ पे, उस कोड की सारी फाइल्स भी मैं आपसे शेयर किया करूँगा, ताकि आपको अगर घर पे काम करते हुए कोई परेशानी हो तो आप उस कोड को रिव्यू कर सकें, राइट। तो ये इस तरह की एक कोड की फ़ाइल होगी, हर सेशन की एक कोड की फ़ाइल आपसे शेयर होगी। इसके अंदर जितनी एक्सरसाइजेज आज हम क्लास में कर रहे हैं उस तमाम के तमाम का कोड मौजूद है। सो एक्सरसाइज इस तरीके से कमेंट आउट हुई है कि एक्सरसाइज क्या थी, उसका कोड क्या है, सारी एक्सरसाइज के कोड इसमें होंगे, राइट। और ये आप अपने पास वी एस कोड में खोल लीजिएगा, ये एसक्यूएल की फ़ाइल है, आप वी एस कोड में खोलेंगे आपको ये फॉर्मेटेड दिखेगी। तो परेशान नहीं होइएगा कि कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है या कुछ भी है, आपके पास घर पे प्रैक्टिस करने के लिए कोड की फ़ाइल मौजूद होगी। सो हम दूसरी टास्क देख लेते हैं। दूसरी टास्क हमारे पास ये थी कि हमें चेक नंबर और पेमेंट डेट चाहिए थी। अब हम देखते हैं हमारे स्कीमा में चेक नंबर और पेमेंट डेट कहाँ पे आ रही है। हमारे पास पेमेंट्स टेबल के अंदर आ रही है चेक नंबर और पेमेंट डेट दोनों। सो नाउ मुझे ये कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो सेलेक्ट अगेन, हम कोई गलती ना कर रहे हो, हम यहाँ से पेमेंट्स की टेबल खोल के देख लेते हैं क्या आ रहा है। चेक नंबर, उसके बाद कॉमा और पेमेंट डेट। कहाँ से? पेमेंट्स टेबल से। कौन मतलब आया? सो यहाँ पे कोई गलती हो रही है। सो गलती ये हो रही है कि मैंने डेट का टी नहीं लगाया। सो ये मेरे पास तमाम के तमाम चेक नंबर्स और उनकी पेमेंट डेट आ गई, राइट। यहाँ तक अगर सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो। इसके बाद 2 एक्सरसाइजेज और हैं जो कि आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई कमेंट नहीं आया तो आई विल अज्यूम के वी आर गुड टू गो, और अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट साथ साथ शेयर करते हैं, उससे मुझे अंदाज़ा होता रहेगा कि कौन कितनी प्रोग्रेस पे है। तो अगर कोई कहीं फंस रहा होगा तो आई विल गाइड हिम और हर अकॉर्डिंगली, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ जो देखते हैं हम सेलेक्ट के साथ, वो ये देखते हैं कि हम टेबल के कॉलम को अपना नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। सिनेरियो क्या है, एक तो मेरे पास टेबल है, राइट। तो अगर मैं पेमेंट्स की टेबल हम देख रहे थे, तो लेट्स से मैं पेमेंट्स की टेबल ही सेलेक्ट करता हूँ और पेमेंट की टेबल व्यू करता हूँ, ठीक है। ये पेमेंट टेबल के कॉलम के नाम है, ये कहलाती है टेबल, ठीक है। लेकिन जब भी मैं किसी क्यूरी से रिज़ल्ट निकाल रहा हूँ, तो ये जो रिज़ल्ट आया है ये टेबल नहीं है, ठीक है। ये मेरी क्यूरी का रिज़ल्ट है, इसको हम कहते हैं रिज़ल्ट सेट, ठीक है। तो मैं रिज़ल्ट सेट के जो कॉलम है उनको अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकता हूँ, ठीक है। टेबल के कॉलम को आप नहीं दे सकते, लेकिन जो मेरा रिज़ल्ट सेट है जो मैंने क्यूरी से निकाला है उसके कॉलम को मैं अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकता हूँ, ठीक है। पहले देखते हैं कैसे देते हैं और क्यों देते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ, राइट। सो लेट्स सपोज मेरे पास प्रोडक्ट टेबल है, इसमें प्रोडक्ट है और वेंडर है, राइट। सो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है प्रोडक्ट नेम। अब मुझे मैनेजमेंट ने कहा कि यार मुझे तमाम के तमाम प्रोडक्ट और उनके वेंडर्स निकाल के ला के दो, ठीक है। तो मैं ये डाटा निकालता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं एज इट इज़ मैनेजमेंट को दे देता हूँ। तो ये पढ़ने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नंबर वन ये। नंबर टू, जब आप रियल एक्चुअल कंपनी डेटाबेसेस पे काम करेंगे तो वहाँ कॉलम के नाम जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। सो आप किसी भी कॉलम को अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। और कैसे दे सकते हैं, आपने उसको एलियास देनी है। एलियास कैसे देते हैं, आप कॉलम का नाम लिखें सेलेक्ट के बाद, और उस कॉलम के नाम को आपने क्या नाम देना है उसके लिए आप एज लिखें और उसके बाद अपनी मर्ज़ी का नाम लिखते हैं, राइट। सो इसको एक्शन में देखते हैं। प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट वेंडर है प्रोडक्ट टेबल्स के अंदर, राइट। सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, इसको मैंने एलियास दिया, एज प्रोडक्ट के नाम से इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दूसरा कॉलम है प्रोडक्ट वेंडर। वेंडर इसको मैंने कहा सप्लायर के नाम से सेलेक्ट कर लो,
फ्रॉम प्रोडक्ट्स की टेबल, हमारे पास प्रोडक्ट की टेबल है, प्रोडक्ट्स की टेबल से आप सेलेक्ट कर लें इसको। अच्छा, जैसे ही मैं क्यूरी रन करूँगा, अब ये देखें, अगर मैं प्रोडक्ट की टेबल खोलूँ तो प्रोडक्ट की टेबल के अंदर इस कॉलम का नाम था प्रोडक्ट नेम और इस कॉलम का नाम था प्रोडक्ट वेंडर। लेकिन जब मैंने रिज़ल्ट सेट लिया तो रिज़ल्ट सेट पे मैंने इन दोनों कॉलम को अपनी मर्ज़ी के नाम दे दिए, प्रोडक्ट और सप्लायर। ठीक है, अब अगर मुझसे मैनेजमेंट ये इन्फॉर्मेशन मांगती है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं ये एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा और ये एक CSV फाइल सेव हो जाएगी। आप इसको CSV सेव कर सकते हैं, HTML के साथ एक्सेल की स्प्रेडशीट सेव कर सकते हैं, और इसको सेव का बटन दबाएंगे, ये पूरी की पूरी फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर पर, और इसको फिर आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, एक्सेल में खोल सकते हैं, वहाँ पे आपको डाटा मैनिपुलेशन करनी है, वहाँ पे डाटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। राइट, सो प्लीज़ ट्राई दिस, इसको आप करके देखें, प्रोडक्ट की क्यूरी को रन करके देखें, इसमें प्रोडक्ट नेम और वेंडर को जो है अब एलियास के तौर पे अपनी मर्ज़ी का नाम दे के देखें। राइट, सो थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने जिस तरह से इस क्लास के स्टार्ट में कहा था, हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेते हुए जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हो क्या रहा था, हम जो भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे थे वो रिपीटिटिव आ रही थी। भैया रिपीटिटिव से मुराद क्या है? रिपीटिटिव से मुराद ये है कि अभी तक हमने एक टेबल नहीं देखी, मैं एम्प्लॉयज़ की टेबल देखता हूँ। राइट, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉय ही होगा, एम्प्लॉयज़ नहीं होगा, एक तो इसमें हम फंस जाते हैं। नहीं, फ्रॉम की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अब मैं जब एम्प्लॉयज़ की टेबल देखता हूँ, इसमें मैं अगर अब जॉब टाइटल देखता हूँ तो जॉब टाइटल सेल्स रैप सेल्स रैप सेल्स रैप काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो मैं अगर नॉर्मल जॉब टाइटल का कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट जॉब टाइटल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो जितनी दफ़ा भी सेल्स रैप आ रहा होगा ये क्यूरी मुझे उतनी दफ़ा वो रिपीट वैल्यू निकाल के देगी। राइट, सो अगेन सपोज मैनेजमेंट ये कहती है हमारे पास कौन कौन सी डेजिग्नेशन है, तो आप अगर ये डाटा उनको दे दें तो बोलेगी मतलब इट डजेंट मेक सेंस, इट डजेंट लुक गुड। राइट, तो हम सिर्फ यूनिक वैल्यू कैसे सेलेक्ट करें कि जो एक बार आ रही है, अगर एक बार आ रही है तो उसको क्यूरी में ले ले, अगर एक बार से ज़्यादा आ रही है तो उसको इग्नोर कर दें। राइट, सो इसके लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है डिस्टिंक्ट का। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक। राइट, सो आप सिलेक्ट के बाद जिस कॉलम में आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए होती है आप उसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू लिखते हैं। राइट, अब यहाँ पे एक जो समझने की बात है वो ये है कि अगर मैं डिस्टिंक्ट जॉब टाइटल सर्च करूँगा और उसके साथ में एम्प्लॉय नेम भी सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ एक एम्प्लॉय का नाम आएगा या वो एरर थ्रो कर देगा। राइट, सो इसको बहुत देखते हुए जो है वो यूज़ करना होता है। ठीक है, अभी हमने देखा, हमने जॉब टाइटल निकाले एम्प्लॉयज़ से तो हमारे पास रिपीटेटिव आ गया। अब अगर मुझे सिर्फ यूनिक जॉब टाइटल्स चाहिए थे तो मैं इसको डिस्टिंक्ट के साथ यूज़ करूँगा। राइट, सो इसको डिस्टिंक्ट के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम यही क्यूरी रहेगी, सिर्फ जॉब टाइटल से पहले डिस्टिंक्ट आ जाएगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो सिर्फ इसने डिस्टिंक्ट वैल्यू यानी यूनिक वैल्यूज़ उठाई और जो रिपीटेड वैल्यू थी उसको हटा दिया। राइट, सो ट्राई करके देखें, डिस्टिंक्ट के साथ आपके पास आ रहा है जॉब टाइटल के अंदर, अगर आ रहा है तो ओके, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मुझे कोई कमेंट या कोई स्क्रीनशॉट नहीं आ रहे तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यू गाइस आर गुड टू गो, और मैं उसी तरीके से आगे चलता जा रहा हूँ। राइट, सो
आगे चलते हैं। अब आपके पास टास्क हैं, 2 टास्क हैं, छोटी छोटी टास्क हैं, ये जल्दी से अपने पास कर लें। पहली टास्क ये है कि आपको सारे यूनिक कस्टमर नेम्स निकालने हैं, ठीक है, और सारी यूनिक ऑर्डर डेट्स निकालनी है। तो कस्टमर नेम यूनिक कहाँ से आएंगे हमारे पास? कस्टमर नेम हमारे पास यूनिक आएंगे कस्टमर टेबल पे। ये कस्टमर का नाम है, अगर मैं इस पर डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरे पास यूनिक कस्टमर आएंगे। उसी तरीके से ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर डेट आ रही है, तो अगर मैं डिस्टिंक्ट ऑर्डर डेट सेलेक्ट कर लूँगा तो सारी की सारी यूनिक ऑर्डर डेट्स आएंगी। सो ये 2 टास्क जल्दी से ट्राई कर लें, बहुत छोटे से टास्क हैं, सिंगल लाइन की क्यूरीज हैं। जी सॉरी, मैं बात नहीं समझा आपकी। जी ऐसा ही है, ऐसा ऐसा भी है, और दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि अगर मैं यहाँ पे दूसरी क्यूरी लिख दूँ, लेट से मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, राइट। अब मैं अगर रन करूँगा तो ये लास्ट का रिज़ल्ट दिखा रहा है। अच्छा, ऐसा हो नहीं रहा, ठीक, हो क्या रहा है, वो स्टार्ट से रन कर रहा है, लेकिन आखिरी क्यूरी क्योंकि विजिबल होगी तो इसलिए वो आखिरी क्यूरी का रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने मल्टीपल, अच्छा वैसे ये प्रैक्टिस गलत है, ऐसा ना करिएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी प्रैक्टिस के दौरान आपको सिर्फ कोई पर्टिकुलर क्यूरी रन करनी है, तो ज़्यादातर वर्क बेंचेस के अंदर अगर आप सिर्फ वो क्यूरी पकड़ के रन करेंगे या कंट्रोल एंटर दबाएंगे, सिर्फ उतनी क्यूरी सेलेक्ट करके रन करेंगे, तो आपकी कोई भी एक क्यूरी रन हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने पहली क्यूरी सेलेक्ट करी और इसको रन किया तो सिर्फ ऊपर वाली क्यूरी रन हुई, दूसरी को सेलेक्ट करूँगा और रन करूँगा तो ये दूसरी वाली क्यूरी रन होगी, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, लेकिन जब आप लाइव डीबी के ऊपर काम कर रहे हो तो ये कभी भी मत करिएगा, इट्स अ बैड प्रैक्टिस। तो आप सेलेक्ट, सॉरी, तो जी ये ऊपर सेव का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, आप अपनी नाम से जो भी नाम आप देना चाहें सेव कर लें, आपके रिस्पेक्टेड फोल्डर में एसक्यूएल की फ़ाइल सेव हो जाएगी। नहीं नहीं, देखें लेफ़्ट की जो टेबल है ना, लेफ़्ट की टेबल पे आपके पास डेटाबेस है, आपकी क्यूरी डेटाबेस में सेव नहीं हो रही, ठीक। तो लेफ़्ट पे आपको सिर्फ वो चीज़ें दिखेंगी जो डेटाबेस के अंदर है। तो क्यू जी अलग से फ़ाइल सेव हो रही है। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अब ये मेरी एक क्यूरी है, ये फ़ाइल मैंने सेव कर ली, लेट सपोज़ डाउनलोड में प्रैक्टिस के नाम से मैंने ये फ़ाइल सेव कर ली, ठीक है। मैंने बंद कर दिया, अब ये क्यूरी मेरी सेव हो गई, मैंने बंद कर दी सारी क्यूरी। अब मुझे वही क्यूरी दोबारा चलानी है, मुझे नहीं पता कहाँ है, ठीक है। मैं यहाँ सेव के बराबर में ओपन का बटन है, ओपन पे क्लिक करूँगा और ये रही मेरी क्यूरी, इसको मैं ओपन कर दूँगा, मेरे पास वो क्यूरी आ जाएगी, अब मैं रन कर सकता हूँ। हाँ, तो इसके लिए आपके पास कमेंटिंग होती है, कमेंटिंग जब हम क्यूरी पास ऑन कर रहे होते हैं एक डेटा एनालिस्ट से दूसरे डेटा एनालिस्ट को, तो हम ऊपर कमेंट आउट करते हैं कि यार कि पहले इस क्यूरी का पर्पस क्या है, दिस क्यूरी विल गिव यू डिस्टिंक्ट जॉब टाइटल्स फ्रॉम क्लासिक कार डीवी। ये हमारी एक जनरल प्रैक्टिस होती है, जब भी डेटा एनालिस्ट आपस में क्यूरी शेयर करते हैं तो हम जो मेजर चीज़ें होती हैं ऊपर कमेंट आउट कर देते हैं, ताकि बाद में अगर आप खुद भी, ये तो बहुत सिंपल सी क्यूरीज हैं, अभी हम जब सीटी पे जाएंगे, जब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन पे जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्यूरी बन जाती है और वो बार बार यूज़ करनी होती है। तो इट्स बेटर कि आप हर मेजर चीज़ कमेंट आउट कर देंगे किस लिए क्या है। जी जी, चले। आई होप कि आपने बाकी 2 एक्सरसाइज भी कर ली होंगी, यूनिक कस्टमर नेम और यूनिक ऑर्डर डेट्स का। अब आती है मज़ेदार चीज़, फ़िल्टरिंग। अब थोड़ा सा काम करने में मज़ा आएगा, ठीक है। फ़िल्टरिंग ये कि वेयर क्लॉज के साथ आप कंडीशन बताते हो उसको, ठीक है। जैसे सपोज़ सारी ऑर्डर डेट सेलेक्ट कर लो, लेकिन
5 अप्रैल के बाद वाली, ठीक है। तो ये जो लेकिन 5 अप्रैल के बाद वाली चीज़ है, ये हम वेयर के अंदर लिखते हैं। तो अगर मैं इसकी क्यूरी वर्बली बनाना चाहूँ तो इसकी क्यूरी बनती है सेलेक्ट ऑर्डर डेट्स फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट इज़ ग्रेटर देन 5 अप्रैल 2021 या 2022 एक्सेट्रा जो भी। तो वेयर क्लॉज के अंदर आप वो फिल्टरिंग कंडीशन बताते हो जिससे आपको डाटा फिल्टर करके निकालना है, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला कि सेलेक्ट ऑर्डर डेट्स फ्रॉम ऑर्डर टेबल वेयर ऑर्डर डेट इज़ ग्रेटर देन दिस डेट, तो ये जो ग्रेटर वाली चीज़ है, ग्रेटर वाली चीज़ इज़ कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। तो जस्ट लाइक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं आपके पास एसक्यूएल के अंदर भी कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, जिसमें इक्वल टू यानी बिल्कुल मैच कर ले, ग्रेटर देन लेस देन जो मैंने आपको बताया अभी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इससे बड़ी या इसके बराबर हो, ठीक है। इसमें एक चीज़ नोट करने की ये है कि हमेशा ग्रेटर देन पहले आएगा फिर इक्वल टू लिखेंगे वरना एरर आ जाएगा। और लेस देन और इक्वल टू इस ग्रेटर देन इक्वल टू का अपोजिट है। और एक और चीज़ होती है नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू को आज ही हम देख रहे हैं, नॉट इक्वल टू हम किस तरीके से करेंगे, बट नॉट इक्वल टू अगर किसी एक चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर नहीं है, राइट। अच्छा, एक चीज़ नोट करने की है कि एक जब हम डाटा टाइप्स पढ़े थे तो हमने कहा था इंटीजर डाटा टाइप होती है और स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है, ठीक है। तो जब आप इक्वल टू का कंपैरिजन ऑपरेटर कर रहे होते हैं, यहाँ पे एसक्यूएल जो है वो केस सेंसिटिव हो जाती है। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट में केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जब आप स्ट्रिंग्स में बात करेंगे, डेटाबेस के अंदर की बात करेंगे, तो वहाँ केस सेंसिटिव है। तो 1 = 1 बगैर कोटेशन मार्क से सही है, ठीक है। लेकिन जब मैं स्मॉल लेटर स्ट्रिंग को कैमल केस स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें। सो स्मॉल स्ट्रिंग कैपिटल स्ट्रिंग भी डिफरेंट है। सो स्मॉल को स्मॉल लेटर से कंपेयर करना है, कैपिटल को कैपिटल लेटर से कंपेयर करना है, और कैमल केस को कैमल केस लेटर से कंपेयर करना है, राइट। सो ये बात एक जहन में रखनी चाहिए। तो अब इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब मुझे कह रहा है कि यार सारे वो प्रोडक्ट नेम निकालो सारे जिनकी MSRP 100 रुपये से ज़्यादा हो, या जिनकी सेलिंग प्राइस 100 रुपये से ज़्यादा है। तो अब मैं अगर इसको देखूं तो अभी तक की हमारी थ्योरी क्या थी, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एज प्रोडक्ट, MSRP एज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल्स। अब मेरा कंडीशन वाला पार्ट ऐड होगा। कंडीशन क्या थी, सारे वो निकालने जिनकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा या 100 रुपये के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेयर MSRP इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100, राइट। सो इसको एक्शन में देख लेते हैं। सो हमें प्रोडक्ट टेबल चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट टेबल के कॉलम निकाल लूँ ज़रा ताकि गलती ना हो। सो सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम एज प्रोडक्ट, उसके बाद MSRP एज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। पहले इसको रन करके देखते हैं खाली क्या आ रहा है। तो इसके अंदर सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनकी प्राइस कुछ भी हो। अब हमें टास्क ये दिया गया था कि 100 रुपये से ज़्यादा वाले प्रोडक्ट चाहिए। सो मैं यहाँ जाऊँगा वेयर MSRP, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं एलियास यूज़ नहीं कर रहा। मैंने इस कॉलम को प्राइस की एलियास दी है, लेकिन जब तक मैं कोड के अंदर हूँ मैं टेबल के कॉलम नेम को ही यूज़ कर रहा हूँ। सो MSRP इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100, क्योंकि ये इंटीजर है, मुझे कोटेशन मार्क्स डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको सर्च करूँगा तो मेरे पास सारे वो प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं जिनकी प्राइस या तो 100 रुपये है या 100 रुपये से ज़्यादा है, राइट। सो एक ये वेयर कंडीशन के साथ ये क्यूरी ज़रा प्रैक्टिस करके देखें, आपके पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। गुड, राइट। एक दो लोग और कर लें तो फिर आगे चलते हैं। जिन्होंने कर लिया इसके आगे फिर मैंने एक एक्सरसाइज दी हुई है, ये टास्क हैं 5, और ये
पाँचों की पाँचों टास्क अभी क्लास में ही करनी है, ताकि इसके अंदर जितना भी पिछला हमने स्टडी किया वो सारा का सारा कंबाइन हो जाएगा, राइट। सो एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इन्फोर्स हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो अगर हमने कर लिया तो हम एक एक करके आगे चलते हैं। हमारी पहली टास्क है गेट दी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एम्प्लॉय नंबर ऑफ ऑल सेल्स रैप। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर ऑफ ऑल सेल्स रैप। तो पहले तो ये देखना है कि यार ये डाटा कहाँ पे है। फिर अगेन हम स्कीमा को रेफ़र करते हैं। स्कीमा के अंदर एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी आ रहा है, जॉब टाइटल सेल्स रैप होगा डेफिनेटली, तो हमें ये डाटा यहाँ से मिल जाएगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेरी को लिखते हैं। अच्छा, हमें क्या क्या चाहिए था? सेलेक्ट फर्स्ट नेम, उसके बाद हमें चाहिए था लास्ट नेम, उसके बाद हमें चाहिए था एम्प्लॉय नंबर, शायद हाँ एम्प्लॉय नंबर चाहिए था, नंबर। उसके बाद हमें चाहिए थी जॉब टाइटल। जॉब टाइटल क्यूरी में कहीं नहीं लिखा, लेकिन हमें ये चेक करना है कि सारे के सारे सेल्स रैप हैं, तो जॉब टाइटल का कॉलम हम खुद ऐड कर रहे हैं क्यूरी के अंदर। फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कंडीशन क्या थी? ये सारे के सारे सेल्स रैप होने चाहिए, सही है। तो सेल्स रैप जॉब टाइटल की टाइप है। अच्छा, अगर आपको कंफर्म करना है कि जॉब टाइटल की टाइप सेल्स रैप है तो कुछ भी नहीं करते, एक क्यूरी और लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़। इसमें देख लेते हैं क्या क्या। सो हमारे पास प्रेसिडेंट है, वीपी सेल्स, मार्केटिंग, सेल्स मैनेजर, सेल्स रैप। सेल्स का एस कैपिटल और आर का रैप का आर कैपिटल और बीच में स्पेस। सो वेयर जॉब टाइटल इज इक्वल टू, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो मुझे कोटेशन मार्क में लिखना पड़ेगा, सेल्स स्पेस रैप, क्यूरी क्लोज। मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर और जॉब टाइटल आ गया, ठीक है। इस क्यूरी की प्रैक्टिस करके देखें। अच्छा, ये सारी रियल वर्ल्ड टास्क हैं, ठीक है। इस तरह की टास्क आती रहती हैं एक डेटा एनालिस्ट के पास। तमाम कस्टमर की इन्फॉर्मेशन निकाल दो, कराची के तमाम कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन निकाल दो, या जिन लोगों ने ये रेड टी शर्ट ख़रीदी है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दो, या रेड टी शर्ट जिन्होंने ख़रीदी उन्होंने और कौन से प्रोडक्ट ख़रीदे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल दो। तो इस तरह की टास्क रियल वर्ल्ड टास्क होती हैं, ठीक है। लगती बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन मैं भी अगर अपना दिन देखूँ तो मेरे दिन का 40% टाइम जो इस तरह की बहुत माइनर डिटेल्स निकालने में लग जाता है। नहीं, सेमी कॉलन हमेशा लास्ट स्टेटमेंट के बाद सबसे आखिर में लगता है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेटमेंट वेयर का है, तो वेयर के बाद लगेगा, राइट। गुड, अगली टास्क देखते हैं। अगली टास्क ये कह रहा है गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, राइट। अब अगेन कस्टमर कहाँ से आएंगे? कस्टमर आने चाहिए कस्टमर्स टेबल से। तो पहले हम कस्टमर टेबल को एक्सप्लोर कर दिया। अब मैं अपना एक जर्नल वर्क फ्लो बताता हूँ कि मैं एक नई कंपनी में गया और मेरे पास ना स्कीमा है, ना डाटा है, ना कुछ है, राइट। सो मैंने देख लिया यार कस्टमर टेबल तो है, मैंने डायरेक्ट डेटाबेस देख लिया, डेटाबेस मैंने कहा यार कस्टमर टेबल तो है। मैं जाता हूँ सबसे पहले देखता हूँ कस्टमर टेबल में पड़ा हुआ क्या क्या है, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स टेबल, ये मेरा जनरल वर्क फ्लो है, मैं इसी तरीके से करता हूँ। कस्टमर्स मैं सबसे पहले एक्सप्लोर करता हूँ कस्टमर टेबल में पड़ा क्या क्या है। इसमें नंबर पड़ा है, नेम, मुझे क्योंकि बोला है फ्रैंकफर्ट निकालो, तो फ्रैंकफर्ट मुझे कहाँ से मिलेगा? कंट्री का एक कॉलम है जिसमें सारी कंट्रीज़ आ रही हैं, तो इसमें फ्रैंकफर्ट भी होगा, ठीक है। तो टास्क क्या थी? सेलेक्ट ऑल डिटेल्स ऑफ सॉरी टास्क मैं भूल गया गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर, तो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए लेकिन फ्रैंकफर्ट कंट्री की, सही है। तो सिंपल है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज़ इक्वल टू
फ्रैंकफर्ट। अब मैं इसको रन करूँगा तो नहीं आया। उसकी वजह ये हो सकती है कि मैंने फ्रैंकफर्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी होगी, या इसमें फ्रैंकफर्ट कोई होगा ही नहीं। सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, यस यू आर राइट, माई मिस्टेक। फ्रॉम सिटी इज़ इक्वल टू फ्रैंकफर्ट। मेरी ज्योग्राफी वीक है यार। सो अब क्या मसला दे रहा है, सिटी में मसला दे रहा है। सिटी में क्यों मसला दे रहा है, अब क्या मसला हो गया? सिटी, ओ हो, नींद ज़्यादा आ रही है। वेयर सिटी इज़ इक्वल टू फ्रैंकफर्ट, तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी कंट्री है, माई मिस्टेक। फ्रैंकफर्ट सिटी है और 2 ही कस्टमर्स हैं, राइट। सो इसको रन करके देख लें अगर आपके पास रन हो गई। सो अगली टास्क, गेट ऑल दी ऑर्डर नंबर ऑफ कैंसिल ऑर्डर। आज या कल या पूरे ज़िंदगी में कितने ऑर्डर कैंसिल हुए, ये भी एक रियल वर्ल्ड टास्क है। सो अगेन स्टेटस ऑर्डर का आ रहा होगा लाजमी कहीं ना कहीं। मेरे पास स्कीमा है, मैं स्कीमा में देख लेता हूँ। ऑर्डर टेबल के अंदर स्टेटस आ रहा है, तो पहले तो ये देखना है कि ऑर्डर टेबल में है क्या क्या। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स। वाकई में नींद आ रही है, या तो मेरा कीबोर्ड ख़राब हो रहा है। ओके, सो ऑर्डर टेबल के अंदर ऑर्डर नेम, ऑर्डर डेट, स्टेटस भी आ रहा है। स्टेटस मेरे पास शिप्ड है, कैंसल्ड भी है। अब ये कैंसिल है या कैंसल्ड है? ये कैंसल्ड है, सही है। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर स्टेटस, अगेन ये स्ट्रिंग है, कोटेशन मार्क में लिखना होगा, कैंसल्ड। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ चंद ही ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, तो ये सारे कैंसिल ऑर्डर की डिटेल आ गए। सो इसको भी ट्राई कर लें। अब बाकी सबका भी हो गया, किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा? ओके, सो अगली टास्क हमारे पास है, गेट दी ऑर्डर नंबर ऑफ ऑल दी ऑर्डर्स वेयर क्वांटिटी इज़ मोर देन 40। ठीक है, अगेन स्कीमा रिव्यू करते हैं। क्वांटिटी मेरे पास कहाँ आ रही है? ऑर्डर टेबल्स के अंदर क्वांटिटी नहीं आ रही, ऑर्डर की डिटेल में शायद क्वांटिटी आ रही हो। ऑर्डर डिटेल चेक करते हैं। ऑर्डर डिटेल्स में मेरे पास आ रही है क्वांटिटी ऑर्डर्ड, ये एक कॉलम है, राइट। तो मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन निकल सकती है। सो क्यूरी डाइट निकाल करते हैं, सेलेक्ट ऑल दी डिटेल्स फ्रॉम, कहाँ से निकालनी है? हमने कहा था ऑर्डर डिटेल से निकालेंगे। ऑर्डर डिटेल्स वेयर, कंडीशन क्या थी? क्वांटिटी 40 से ज़्यादा होनी चाहिए। सो क्वांटिटी का कॉलम है मेरे पास, क्वांटिटी ऑर्डर्ड, क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज ग्रेटर देन 40। ठीक है, सो ऑर्डर डिटेल्स में मैं एक गलती कर रहा हूँ, ये स्मॉल में है। इस क्वेरी को रन करके देखते हैं, मसला आ गया। वेयर क्वांटिटी ओ ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, अभी भी मसला है। क्या मसला है? सिंटेक्स में मसला आ रहा है, ऑर्डर डिटेल्स ही नहीं है उसके बाद। ऐसा कैसे हो सकता है? ओ आर डी ई आर, टेबल का नाम हमने यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखा। सो ये मेरे पास सारी वो ऑर्डर्स आ गए जिनकी क्वांटिटी 40 से ज़्यादा है। इसको ट्राई कर लें। जी,
ऑरेंज का मतलब है ये इस कोई टेबल का डाटा है, और ब्लैक का मतलब ये है कि ये डेटाबेस का कोई पार्ट है, कॉलम है या टेबल है या कुछ भी। ठीक है, इसके बाद लास्ट टास्क है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग टास्क है, ये मैं अभी आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। गेट ऑल दी ऑर्डर डिटेल्स ऑफ ऑर्डर बिफोर 1 मार्च 2003। ठीक है, इसको ट्राई करें, अभी टाइम लें, इसको करें, फिर मैं थोड़ी देर में करके दिखाता हूँ। अगर हो जाए तो मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। अभी तक हमने डेट्स पे कभी फ़िल्टर नहीं किया, तो देखते हैं डेट पे कैसे फ़िल्टर होगा। पहले खुद ट्राई करके देखें। डेट को भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करना होता है, कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, राइट। और डेट का फॉर्मेट हमने सबसे पहली क्लास में डिस्कस किया था। पहले ईयर्स 4 डिजिट के अंदर, फिर डैश, फिर मंथ 2 डिजिट में, फिर डैश, फिर डे 2 डिजिट में। सो 1 मार्च 2003 आपकी डेट बनेगी 2003 डैश 03 डैश 01। इसको आप कोटेशन मार्क में लिखेंगे, और ये कंडीशन है बिफोर की, यानी इससे पहले पहले वाली। सो दैट मीन्स कि लेस देन का साइन यूज़ होगा। अब इसको ट्राई करके देखें। ईयर, मंथ, डे। हाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस में जो डेट फॉर्मेट स्टोर हुआ है, जो स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट है डेटाबेस का, दैट इज़ डे मंथ ईयर। आपके सिस्टम सेटिंग से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेटाबेस में डे मंथ ईयर में ही सेव होगा। आप किसी भी तरीके से डेट लिखते हैं, डेटाबेस में जो डेट जानी है वो ईयर, मंथ और डे में ही जानी है। ठीक है, आपका बैक एंड इंजीनियर जो है वो उसके ऊपर लॉजिक लगाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा ईयर, मंथ, डे में, और फिर डेटाबेस में सेव करेगा। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और इसको डेटाबेस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर आप फॉर्मेट चेंज कर देंगे तो, राइट। स्टोर इसी तरीके से करेगा। अच्छा हसीब, आपने जो है वो पेमेंट डेट निकाल दी है। मैं ये कह रहा हूँ ऑर्डर की डिटेल्स चाहिए। सो ऑर्डर डिटेल्स में से सब कुछ सेलेक्ट होगा, जो कि कंडीशन होगी 1 मार्च से पहले पहले की। कल को अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, आप एसक्यूएल वर्कबेंच यूज़ नहीं कर रहे, तो वहाँ क्या करेंगे? सो हमें याद रखिएगा, मैं जितना भी सेशन ही कराऊंगा, तो हमें टूल डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, किसी भी जॉब के टाइम पे, किसी भी कंपनी में आपके पास कोई भी टूल हो सकता है। अगर आपने ऑनलाइन एसक्यूएल की प्रैक्टिस करनी है, तो ओरेकल का होता है लाइव एसक्यूएल। ठीक है, ओरेकल लाइव एसक्यूएल के नाम से एक चीज़ आती है, इस पे आप लॉगिन कर लें। ठीक है, साइन इन कर लें। मैंने शायद साइन इन किया वो ऑलरेडी, नहीं तो अकाउंट बना लें। इसमें आप एसक्यूएल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे अपनी लाइव एसक्यूएल में, एसक्यूएल वर्कशीट में जाएं,
यहाँ पे आप एसक्यूएल की प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अंदर अपने स्कीमास पड़े हुए हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इसमें अगर प्रैक्टिस करनी हो तो एचआर का स्कीमा सबसे अच्छा है। ये एचआर का स्कीमा है, इसके अंदर टेबल्स आ रही हैं, ये टेबल्स आप देख सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगर आपने कुछ इंस्टॉलेशन नहीं करनी तो आप लाइव इस पे कर सकते हैं। अगर टूल्स की बात करें तो बेतहाशा टूल्स हैं, ठीक है। क्लाउड बेस्ड टूल बहुत सारे हैं जिस पे आप डायरेक्ट एसक्यूएल लिख रहे होते हैं। मेटा बेस पे डायरेक्ट एसक्यूएल लिख रहे होते हैं, स्नोफ्लेक पे भी डायरेक्ट लिख रहे होते हैं, गूगल बिग क्यूरी पे भी डायरेक्ट लिख रहे होते हैं, गूगल की जो है। अगर आप ऑफलाइन टूल की बात करें तो एक टूल कहलाता है डी बीवर के नाम से, ठीक है। डी बीवर की खूबसूरती है कि वो मोर और लेस एसक्यूएल वर्क बेंच जैसा ही है, बट माई एसक्यूएल वर्क बेंच सिर्फ माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ काम करेगा और किसी डेटाबेस के साथ काम नहीं करेगा। सो जो डी बीवर होता है, डी बीवर कोई भी डेटाबेस आप उसको दे दें, जितने मेजर डेटाबेस है वो सबके साथ काम कर लेता है, तो डी बीवर भी यूज़ करते हैं। लेकिन डी बीवर डेटाबेस क्रिएशन के लिए नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हम माई एसक्यूएल का डेटाबेस स्टार्टिंग में बना रहे थे तो इस वजह से हमने माई एसक्यूएल की वर्क बेंच ही यूज़ करी। वर्किंग मोर और लेस सेम है, आपको विंडोज़ भी ऐसी ही दिखेंगी, सब कुछ ऐसे ही दिखेगा। राइट। सो सक्सेसफुली कर ली है लोगों ने। सो गुड जॉब साथ साथ। बोला। हाँ, ऑर्डर डिटेल्स का अपना टेबल है। अगर आप स्कीमा देखो ना तो ऑर्डर टेब सो आप ऑर्डर से फ़िलहाल सारी डेट्स निकाल लो। जब हम ज्वाइन पे जा रहे होंगे फिर मैं बताता हूँ क्यूरी कैसे करोगे। सो आप सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स कर लो। ठीक है, गुड। सो इसको करके देख लेते हैं जल्दी से। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर, ऑर्डर डेट कहाँ आ रही थी मेरे पास, ऑर्डर टेबल के अंदर आ रही थी। ऑर्डर डेट इज़ लेस देन, सिंगल कोटेशन यूज़ करें डबल कोटेशन यूज़ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2003 मार्च 01। इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास पहली मार्च से पहले पहले जितने भी ऑर्डर्स हुए होंगे उन सब की डिटेल्स आ गई। राइट। सो ये कोड मैं पेस्ट भी कर रहा हूँ स्लैक के ऊपर। अगर किसी ने नहीं किया, कोई एरर आ रहा है तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करके देख लें। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, दैट इज़ कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है, अभी तक हमने जितने कॉलम सेलेक्ट किए या देखे हैं वो सब के सब पहले से डेटाबेस के अंदर मौजूद थे। ठीक है, एसक्यूएल हमें ये ऑप्शन देता है कि हम अपनी मर्ज़ी के कॉलम भी ऐड कर सकें। अब उसमें आप प्लेन डाटा नहीं डाल सकते, उसमें आपने कोई चीज़ कैलकुलेट करके डालनी है। सही है। लेट सपोज़ मेरे पास ऑर्डर डिटेल्स की टेबल थी। ठीक है, ऑर्डर डिटेल में मेरे पास क्वांटिटी भी थी और यूनिट प्राइस भी थी। ठीक है? अब अगर मैं देखना चाहूँ कि यार टोटल अमाउंट क्या बनता है किसी भी प्रोडक्ट का जो मेरे पास है, किसी भी ऑर्डर में उसका टोटल अमाउंट कितना बनता है, तो मैं अगर क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस टोटल अमाउंट का कोई कॉलम नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर डिटेल टेबल। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। राइट। सो मेरे पास क्वांटिटी आ रही है, मेरे पास हर यूनिट की प्राइस आ रही है कि ये एक यूनिट कितने का है, लेकिन टोटल प्राइस नहीं आ रही। मुझे अगर हर ऑर्डर की टोटल प्राइस भी देखनी है तो मैं अगर क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरे पास एक नया कॉलम आ जाना चाहिए टोटल अमाउंट का। राइट। सो अगर ये हमें करना हो तो सिंपल है, आप टेबल्स के कॉलम लिखते हैं सारे जो भी आपको चाहिए, उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करके अपना फॉर्मूला लिख देते हैं जिन दो कॉलम्स को आपने मल्टीप्लाई कराना आपस में। ये बात याद रखिएगा, कॉलम्स मल्टीप्लाई होते हैं आपस में और तमाम कॉलम्स की वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, और उसको फिर आपने नाम देना लाजमी है कि आप उसको किस नाम से देखना चाह रहे हैं, बिकॉज अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो ये फिर पूरा फॉर्मूला उठ के आ जाएगा। ठीक है, सो इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। ऑर्डर नंबर, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल अमाउंट। सो सेलेक्ट। ठीक है,
गए ऑर्डर डिटेल्स के अंदर ही जाते हैं दोबारा। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर मेरे पास आ रहा है ऑर्डर नंबर एज, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑर्डर नंबर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ रही है प्रोडक्ट कोड, एस पी कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने कहा क्वांटिटी ऑर्डर्ड एज क्वांटिटी सिंपल। उसके बाद प्राइस ईच मैंने सेलेक्ट कर लिया एज प्राइस। अब मुझे चाहिए अमाउंट, ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट ओपन किया, क्वांटिटी ऑर्डर्ड मल्टीप्लाई बाय, यानी स्टार मल्टीप्लाई बाय प्राइस ईच, और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है टोटल अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। अब इसको रन करके देखते हैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई भी तो ये चल जाएगी। तो अब मैं ओरिजिनल अगर ऑर्डर डिटेल्स टेबल देखूं तो ओरिजिनल ऑर्डर डिटेल्स टेबल के अंदर मेरे पास टोटल अमाउंट का कॉलम नहीं था, सिर्फ क्वांटिटी ऑर्डर और प्राइस ईच आ रही थी, राइट। यहाँ पे जो मैंने क्यूरी लिखी उसने मुझे टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट करके दे दिया। तो अगर मुझसे ये बोला मैनेजमेंट ने कि यार हर ऑर्डर की टोटल अमाउंट निकाल के लेके जाओ, तो इसका एक तरीका तो ये है कि मैं सिर्फ ऑर्डर डिटेल्स की टेबल निकालूँ, उसको डाउनलोड करूँ, एक्सेल में जाऊँ, वहाँ पे फॉर्मूला लगाऊँ, फिर एक्सेल की फ़ाइल सेव करूँ और फिर मैनेजमेंट को वापस करूँ। इसका दूसरा आसान तरीका ये कि एसक्यूएल जब आपको कैलकुलेशन का ऑप्शन देता है तो आप एसक्यूएल से ही कैलकुलेशन परफॉर्म करके और डायरेक्ट एक्सेल की टेबल डाउनलोड कर लें, राइट। सो ये बहुत यूज़फुल टूल है और एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बार बार जो है वो कैलकुलेटेड कॉलम यूज़ कर रहे होंगे। सो ये इसकी प्रैक्टिस करके देखें अपने पास, और उसके बाद हम आज की लास्ट 2 टास्क करेंगे। वो थोड़ी सी लंबी टास्क हैं, इस वजह से उसको एंड में रखा है। तो पहले ये क्यूरी रन करके देखें आपके पास सही रन हो रही है। गुड हमजा।
थोड़ा सी। अच्छा, आप लोग सेमी कॉलन छोड़ रहे हैं, ठीक है, आपको एरर नहीं दे रहा, कोई मसला नहीं, एरर नहीं दे रहा, लेकिन इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सेमी कॉलन लगाएं आखिरी स्टेटमेंट के बाद। राइट क्लास, आगे चलें अगर सबकी हो गई है। चलें आगे। जी, अब पेयर नहीं हो रहा टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट का कॉलम बनाया ना हमने। चलें, आपको मैं प्रेजेंटर बना रहा हूँ, अपना स्क्रीन शेयर करें, हम देख लेते हैं। इस क्यूरी को रन करिएगा ज़रा। क्वांटिटी ऑर्डर के बाद आप देखें, एस के बाद आप एक कॉमा लगा रहे हैं, वो कॉमा एक तो नहीं आएगा पहले सेकंड लाइन में। अब हो गया या अभी भी एरर दे रहा है? अच्छा, इसकी वजह ये हो सकती है कि आप एक तो कैप्स में लिख रहे हैं सब, मे बी वो कॉलम आइडेंटिफाई करने में मसला कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कोड, अपना कोड जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ स्लैक पे, खाली ये कोड रन करके देखें आपके पास चल रहा है। बल्कि स्लैक आपके पास नहीं है तो मैं चैट में ही प्लेस कर रहा हूँ। ये कोड रन करके देखें आपके पास चल रहा है या नहीं। मैं स्लैक पे भी एहतियातन पेस्ट कर रहा हूँ फॉर एनी वन जिसको प्रॉब्लम हो रही हो। चलें, सॉरी, मैं खोल देता हूँ। चलें, अच्छा, दो टास्क हैं हम हमारे पास। एक वो सबसे पहली टास्क, और ये भी अगेन सारी प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट नंबर S18_3782 की स्टॉक वैल्यू बता दें कितनी है, यानी कि हमारे पास स्टॉक में कितने का पड़ा हुआ है ये प्रोडक्ट, हम रीऑर्डर करें नहीं करें, इसे सवाल आ सकता है। राइट, तो अब हमें देखना है स्टॉक वैल्यू कहाँ से निकलेगी। सो गोइंग बैक टू द स्कीमा, प्रोडक्ट टेबल को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम आ रहा है क्वांटिटी इन स्टॉक का। राइट, क्वांटिटी इन स्टॉक, ये मुझे क्वांटिटी बता देगा शायद कि कितनी क्वांटिटी पड़ी है। ठीक है, उन्होंने मुझसे बोला है कि अमाउंट वैल्यू में बताएं कितनी की पड़ी है। तो इसके साथ मेरे पास दो आ रही हैं, एक बाय प्राइस आ रही है और एक MSRP प्राइस आ रही है, यानी सेलिंग प्राइस आ रही है। तो आपके ख्याल में मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मेरे पास स्टॉक वैल्यू निकल गया है, बाइंग प्राइस से या रिटेल सेलिंग प्राइस से? व्हाट डू यू गाइस थिंक?
क्या किसी को भी नहीं पता, क्या मतलब किसी ने वेयर हाउसिंग नहीं करी है कभी क्या, या कोई आइडिया नहीं है। खैर, जब आप स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, ठीक है, आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है, तो स्टॉक इज़ योर एसेट। ठीक है, एसेट आपने कितने का ख़रीदा, तो आप हमेशा बाइंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं स्टॉक वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि सेलिंग वैल्यू निकालो स्टॉक की, तो आपसे स्पेसिफिकली कहेगा कोई कि यार इस स्टॉक की मुझे सेलिंग वैल्यू चाहिए। अगर उसी भी कहते हैं यार स्टॉक का अमाउंट बता दो कितने का पड़ा है, तो आप हमेशा बाय प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट। सो अब ये क्वेरी रन करके देखते हैं किस तरीके से रन होगी। ठीक है, इसने मुझसे बोला था सेलेक्ट, सबसे पहले तो प्रोडक्ट कोड, क्योंकि हमें प्रोडक्ट कोड से फ़िल्टर करना है, तो प्रोडक्ट कोड तो हमें लाजमी चाहिए होगा। राइट। इसके बाद अगली चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो चाहिए होगी प्रोडक्ट का नाम। मैं साथ टेबल खोल लेता हूँ प्रोडक्ट्स की, ताकि फिर कोई मिस्टेक ना कर रहा हूँ। प्रोडक्ट नेम। ठीक है, इसके बाद मुझे चाहिए होगी, जाहिर सी बात है, क्वांटिटी कि कितना पड़ा हुआ है, तो क्वांटिटी इन स्टॉक के नाम से आ रही होगी। इसके बाद मुझे चाहिए बाय प्राइस। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करूँगा कि कितने का स्टॉक पड़ा है, तो क्वांटिटी इन स्टॉक मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ठीक है, इसको मैं कह दूँगा स्टॉक इन हैंड। कहाँ से निकलेगी ये, प्रोडक्ट्स टेबल से। इसको रन करके देखते हैं, ये आ गया मेरे पास स्टॉक इन हैंड। तो हर प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है और स्टॉक इन हैंड कितना है, ये तो आ गया तमाम प्रोडक्ट का। लेकिन क्यूरी में उसने मुझसे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मांगा है। ठीक है, तो मैं इसको भी फ़िल्टर कर सकता हूँ। इसने मुझसे प्रोडक्ट कोड मांगा था S183782। इसके बाद मैं अगर वेयर की कंडीशन लगा दूँ, सो वेयर प्रोडक्ट कोड इज इक्वल टू S18_3782। तो ये क्यूरी मुझे सिर्फ इस प्रोडक्ट का, जो कि S183782 1957 वेस्पा का कोई मॉडल है, ये बता रही है 7689 स्टॉक में पड़े हैं, 32.95 का ख़रीदा, तो इसकी टोटल स्टॉक इन हैंड वैल्यू ये आ रही है। राइट। सो ट्राई करके देखें क्यूरी। नहीं समझा। अच्छा, जिनका ये हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। हमें टोटल अमाउंट चाहिए प्रोडक्ट्स का, जो कि
ऑर्डर नंबर 10105 के अंदर हूँ। ये जो हमने सबसे पहली क्वेरी करी थी ये वाली, इसमें भी हमने ऑर्डर अमाउंट निकाला था टोटल, ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही क्वेरी है ये भी, बट इस बार हमें फ़िल्टर करना है 10105 प्रोडक्ट नंबर पे, राइट। तो हम यहाँ पे वेयर कंडीशन के अंदर ऑर्डर नंबर पे फ़िल्टर लगाएंगे, ऑर्डर नंबर इज़ इक्वल टू 10105। अच्छा, जब आप ये करेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी अपनी टेबल के अंदर, तो ये ट्राई करें जिनका पहला हो गया है। हो गया पहला सबका, तो उसके बाद दूसरा ट्राई कर लें, मुझे बता दें थोड़ी 5 से 7 मिनट के अंदर, फिर मैं दूसरी एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। चलें, अब दूसरी एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। सेलेक्ट ऑर्डर नंबर, उसके बाद हमें चाहिए था प्रोडक्ट कोड, उसके बाद हमें चाहिए था क्वांटिटी ऑर्डर्ड, उसके बाद हमें चाहिए था प्राइस ईच, उसके बाद हमें चाहिए था क्वांटिटी ऑर्डर्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस ईच, एज ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, और कंडीशन मेरी थी ऑर्डर नंबर 10105। मैं इसको रन करता हूँ, एरर आ गया। कहाँ पे रहा है? ऑर्डर डिटेल्स के अंदर। ऑर्डर डिटेल्स की स्पेलिंग सही नहीं है, अभी भी मसला है। क्वांटिटी अब क्या मसला आया है? प्राइस ईच, मेरा कीबोर्ड स्किप कर रहा है क्या? प्राइस ईच, राइट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है हमारे पास कि इस ऑर्डर के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर हुए हैं, ठीक है, ऑर्डर नंबर यूनिक नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने इस कंडीशन के ऊपर जितने भी ऑर्डर्स निकलते थे उन सब के प्रोडक्ट्स का टोटल आपको दे दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से कल की क्लास में हम ये देखेंगे कि ठीक है, तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का सम आ गया, लेकिन अगर मुझे इस पूरे ऑर्डर का सम निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है। उसके लिए एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में हम एग्रीगेट फंक्शंस देख रहे होंगे, या हो सकता है हम कुछ और चीज़ देखें, लेकिन ये निकल सकता है, और इसको एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं, एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू निकल सकता है, राइट। सो इसको ट्राई करें। कोई सवाल है आज की क्लास के लिए तो प्लीज़ गो अहेड, अदरवाइज़ वी आर गुड टू गो। ये कोड भी मैं स्लैक पे पेस्ट कर रहा हूँ लास्ट एक्सरसाइज का, राइट। और नोट्स और क्यूरी फाइल मैं रिकॉर्डिंग के अंदर शेयर कर रहा हूँ,
रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में यूट्यूब पे अपलोड होके शेयर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो हैप्पी टू टेक। चलें, कोई सवाल नहीं है। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर टाइम। कल भी इस हफ्ते का लास्ट सेशन है। कल हम थोड़ा और एसक्यूएल को डेप्थ में देखते हैं, मज़ीद स्टेटमेंट देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।